सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत अहम समाअत 9 रुकनी बेंच बनाया गया और 9 रुकनी बेंच टूट गया जब नामजद चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने अलहदगी इख्तियार की और उनका एक अपना स्टैंड है जिस पर राना सनाउल्लाह ने आज ये कहा कि नामजद चीफ जस्टिस ने इस बेंच को गैर कानूनी करार दिया है। जबकि दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने कहा कि चंद माह से सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट की हदूद से तजावज़ कर रही है। इसी पर हम बात करेंगे। माहिर कानून मारूफ माहिर कानून है पाकिस्तान के वकास साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, क्या कहेंगे? बहुत अहम समाअत है और ख़ास तौर पर बार बार जिक्र किया जा रहा है कि जी सिविलियन अदालतें जब फाल हैं तो सिविलियन का कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। क्या ये दुरुस्त बात है सर? नहीं, देखिए, दो चीजें हमें इस पर राय में देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो 1952 का आर्मी एक्ट है उसके सेक्शन 2 को देखें, क्लास डी को देखें। डेट इज क्रिस्टल क्लियर इन दिस रिगार्ड के अगर कोई सिविलियन है, कोई आम शहरी है, वो भी फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाता है, शोहदा की यादगारों को मसमार करता है, या वहां पे जाके कोर कमांडर हाउस में या GHQ का कोई दरवाजा तोड़ता है, तशद्दुद करता है, नारकी को प्रमोट करता है या प्रवेल करता है, तो अल्टीमेटली दैट पर्सन कैन बी ट्राई इन द प्रीव्यू ऑफ आर्मी एक्ट 1952 और उसको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जा सकता है। और एट द सेम टाइम इसी एक्ट के अंदर आप सेक्शन 31 को देखें, 32 को देखें, दोज आर आल्सो वेरी मच क्लियर इन दिस रिगार्ड कि अगर कोई भी शख्स है पाकिस्तान का आम शहरी अदर देन द आर्मी ऑफिसर, तो उसको आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई कर सकते हैं इन द प्रीव्यू ऑफ आर्मी एक्ट 1952। लेकिन यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, बुनियादी नुक्ते थे जिसे हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था और एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था जिसमें ये कदगन लगाई गई थी या रिस्ट्रिक्शन के लीगल इम्पेडिमेंट्स इंपोज किए गए थे किसी आम शहरी का या सिविलियन का केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्राई ना करे। उसके पीछे जो मंतक थी, लुबे लुबाब था या हासिल गजल था कि जो आम हम मामूली नेचर के या जनरल नेचर के केसेस देखते हैं एक सिविलियन के, उसको हम आम अपने ऑर्डिनरी कोर्ट्स में विच आर सपोज टू बी द क्रिमिनल कोर्ट्स इन पाकिस्तान या सेशंस कोर्ट के अंदर उसको ट्राई करें, या अगर दहशतगर्दी से रिलेटेड है तो एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्राई करें। लेकिन यहाँ पे जो चीजें ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं, जो कि 9 मई के हवाले से जो वाकया था, अगर एक शहरी जो है उसका रियासत के साथ जो हमारा इमरानी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसको कभी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि वो अपने हाथों में पत्थर थाम ले, वो अपने हाथों में बंदूकें उठा ले। अगर उसके किसी पॉलिटिकल लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको धर लिया जाता है, तो अल्टीमेटली he or she can contact to the सुप्रीम कोर्ट और दी हाई। लेकिन किसी भी सूरत जो है वो अब इस तरह की स्टेट के खिलाफ जो है वो हर्जा सराई नहीं कर सकता, वो इलीगल अनलॉफुल एक्ट नहीं कर सकता, वो स्टेट की लाख को नहीं जला सकता। तो मेरे ख्याल में अगर हम इस तनाजुर में देखें तो दोज पर्सन कैन डायरेक्टली ट्राई बाय द मिलिट्री कोर्ट्स और उनको मिलिट्री कोर्ट्स के तहत और जो हमारा आर्मी एक्ट है उसके तहत सजाएं दी जा सकती है, ताकि वंस एट ऑल हमें इन चीजों को डिटरमिन करने की जरूरत है कि कल कला अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मिनिस्टर, कोई उनका लीडर, कोई उनका चेयरमैन गिरफ्तार होता है तो क्या इस तरह फिर से पाकिस्तान के अंदर तूफान बदतमीजी जो है वो बर्पा कर दिया जाएगा? क्या इसी तरह तोड़फोड़ की जाएगी, एम्बुलेंसेस को आग लगा दी जाएगी, लेकिन पुलिस की गाड़ियों को? बैरिस्टर साहब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फौज चार्ज तो कर सकती है लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में होगा। तो ये बात तो दुरुस्त है कि अदालत जब मौजूद है, सिविल अदालतें मौजूद हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन यहाँ तो फिर आप जो 1952 का एक्ट है उसमें से सेक्शन 2D निकाल दें, सेक्शन 31 निकाल दें, 32 निकाल दें और उसमें इसको लिमिटाइज कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें टू द एक्सटेंट ऑफ आर्मी ऑफिसर। और इसके अलावा अगर कोई सिविलियन है वो फौजी तनसीबात पे हमले करता है और उसको एग्जेम्प्ट कर दें, इम्यून कर दें कि दैट पर्सन कैन बी ओनली ट्राई बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और द मजिस्ट्रेटियल कोर्ट्स और द क्रिमिनल कोर्ट्स। लेकिन वहां पे जब आपने एक प्रोविजन दे दी, इन टोटो दे दी, इन लेटर एंड स्पिरिट दे दी, तो आफ्टर दैट आई थिंक इन लोगों को ट्राई किया जा सकता है। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क का जो ट्रेडिशन रहा है, जो कस्टम्स रही हैं, विच आर सपोज टू बी द वर्स्ट कस्टम इन पाकिस्तान, कि नैब ऑर्डिनेंस को आप ले ले, एंटी करप्शन के कवानीन को ले ले, तमाम के तमाम कवानीन में हम ये देखते हैं कि गन्ने के साथ जिस तरह गेहूं पिसता है, इसी तरह वो लोग जो एक्चुअल अक्यूज्ड हैं, जो गिल्टी माइंड हैं, जिन्होंने ऑफेंस कमिट किया है,
इनके खिलाफ उन लोगों को भी धर लिया जाता है, ये पाबंदी सलासिल कर दिया जाता है कि जिनकी जुबानबंदी मकसूद और मतलूब होती है। तो लिहाजा ये जो आइदर वे इस्तेमाल किया जाता है, शायद इससे हमारे जो पॉलिटिकल जो क्वार्टर्स हैं दे आर फीलिंग अप्रेंडेड, और उनको एप्रीहेंशन है, उनको जॉपर्डी या हैजर्ड है कि अगर हमारा मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर केस जाता है तो वी हैव टू बेयर कॉन्सिक्वेंसेस, वी हैव टू फेस म्यूजिक एंड वी वुड बी इनटू हॉट वाटर। लेकिन मैं फिर ये बात करूंगा कि अगर हमारे कानून को देखे, पाकिस्तान पिनल कोड को, जो कि प्री पार्टीशन एग्जिस्ट करता है, पौने 200 साल पुराना कानून है, उसका सेक्शन 121 देख लें, उसमें भी इससे रिलेटेड सजा मौजूद है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक मौजूद है, और एट द सेम टाइम सेक्शन 124 से मौजूद है जो सेडेशन की बात करता है। सेक्शन 505 ये मौजूद है जो ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स जो है वो इस तरह का प्रोटेस्ट करता है जिससे फौजी इमलाक को जलाया जाता है, ये फौज में वो अनार्की को प्रमोट करता है, वो सेडेशन को प्रमोट करता है, वो बगावत को प्रमोट करता है, तो उस शख्स के अगेंस्ट भी उम्र कैद तक की सजाओं को नंसियोट और न्यूमरेट कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि बतौर सिटीजन ऑफ स्टेट हम जब देखते हैं अपने आप को, तो 9 मई के वाकये में थे वो तमाम लोग जो उस पार्टी के सबसे फ्रंट डेस्क सोल्जर्स थे, उन्होंने डिसएसोसिएट कर लिया, डिसफंक्शनल कर लिया अपने आप को, उन्होंने इस्तीफे दे दिए, उन्होंने इस चीज को कंडेम किया। तो मेरे ख्याल में एट अ नेशन, अगर हम तमाम एज अ नेशन देखें तमाम चीजों को, तो शायद कहीं ना कहीं इन चीजों को जब हम कंडेम करते हैं तो एट द सेम टाइम डेटरेंट पनिशमेंट भी बात भी करते हैं। आल्दो के रियासत का किरदार जो माँ जैसा है और माएँ अपने बच्चों को माफ भी कर देती है, लेकिन जो बिगड़े बच्चे हैं और अगर उनको सुलझाने के लिए, सिखाने के लिए वक्तन फवक्तन डांट डपड़ियां आप उनको पनिशमेंट इम्पोज नहीं करती, तो शायद ये रियासत के जो अमूर हैं, जो नज्म नस्क है, ये तबाही और बर्बादी के दहाने पर जा खड़ा होगा। वैसे साहब बड़ी अहम चीज़ ये थी कि 9 रुकनी बेंच कायम किया गया, और 9 रुकनी बेंच में से आप जानते हैं नामजद चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उठ के चले गए, उनके साथ एक और जस्टिस साहब चले गए, तो 7 रुकनी बेंच अब रह गया। लेकिन नामजद चीफ जस्टिस ने जो कुछ कहा, आप समझते हैं कि उसके बाद इस बेंच पर कोई असर होगा उसका, या इसकी अहमियत ख़त्म हो गई है, या इसकी अहमियत पर असर नहीं हुआ उस बात का? मेरे ख्याल में चूंकि जो प्रिवेलिंग कानून था हमारा, जो जिस कानून का उन्होंने हवाला दिया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, उस पे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने उन्होंने स्टे कर दिया था, और उसके बाद जो हमारा इनफोर्सेबल लॉ है पाकिस्तान के अंदर, उसके तहत ही बेंचेस की तश्कील होनी थी। जो बेंचेस की तश्कील करने का जो स्वाबदीदी एहतियार था, डिस्क्रिशनरी पावर था, दैट वाज वेस्टेड एंड बेस्टो इन द हैंड्स ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हु वाज सपोज्ड टू बी द कमांडर ऑफ द शिप। लेकिन अगर आप ये समझें कि प्रिवेलिंग लॉ से हट के ऐसा लॉ जो अभी तक जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो आप उसके मुताबिक 2 सीनियर मोस्ट जजेस को भी अपने मशवरे में शामिल कर ले, तो जो कानून ही एग्जिस्ट नहीं करता, आप कैसे उनको अपने मशवरे में शामिल कर सकते हैं? तो आई मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड कि दिस इज नॉट अ गुड जेस्चर। एक अच्छा जेस्चर होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई दरार नहीं है, कोई दीवार नहीं है, और किसी किस्म का डिवाइड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट यूनैनिमस है, और अगर इनके ओपिनियन के अंदर कहीं पे डिफरेंस नजर आए, दैट मस्ट बी गिवन इन द शेप ऑफ जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री, वो उनके फैसले के अंदर नजर आना चाहिए। क्योंकि हमारे लॉ के अंदर प्रिज्यूम किया जाता है कि जजेस डू नॉट स्पीक बाय देयर वोकल कार्ड, दे ऑलवेज स्पीक थ्रू द जजमेंट। वो अपनी जुबान से या अपने गले से बात नहीं करते, कि हमारे नेशनल लॉ का प्रिंसिपल है, बल्कि उनके आर्डर, उनके फैसले बोलते हैं उनके, दुरुस्त है। लेकिन इसमें बैरिस्टर साहब, अगर जिस तरह वज़ीर दाखिला साहब ने फरमाया, राना सनाउल्लाह साहब ने, कि जनाब अब चूंकि नामजद चीफ जस्टिस एतराज़ उठा चुके हैं तो अब ये बेंच गैर कानूनी होगा, तो आप क्या किस तरह देख रहे हैं इसको आइन और कानून की तरह? क्या अब ये गैर कानूनी कहलाएगा? देखें, ये एक बड़ी रिडिकुलस सी चीज है कि गुज़िश्ता हमने देखा आज से 2 या 3 माह कबल जो 9 रुकनी बेंच बना था, जिसने इंतखाबात के हवाले से डेट मुतय्यन करनी थी या फिक्सेशन करनी थी लाइबिलिटी के, किसने तरीक देनी, उस वक्त भी 9 रुकनी बेंच बना, फिर 7 पे आया, फिर 5 पे आया, और इवेंचुअली फिर 3 जजेस ने जाकर उसका फैसला दिया। ये जो बेंच था, मैं ये समझता हूँ कि हमें तो इस बेंच के अंदर जितने भी जजेस थे उनको, खास तौर पे जो काजी फायद ईसा थे, उनका एक इतराज था कि मुझे जो आई एम द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिनकी एक नोटिफिकेशन भी कर दिया गया कि उस पोस्ट टू द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आफ्टर 3 मंथ्स, तो मेरे ख्याल में उनको भी तफक्कुर, तहम्मुल, तदब्बुर और तवाज़ुन से चीज़ों को देखना चाहिए था कि आप पाकिस्तान की सबसे आला अदालत के नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और आपका
आपके साथ इस मुल्क का नज़्म नस्क जुड़ा है, निज़ाम इंसाफ जुड़ा है, तो मेरे ख्याल में अगर वो वहां पे बैठ जाते, डिसेंड करना था, इख्तिलाफ करना था, डिफर करना था, तो अपनी जजमेंट में करते, अपने ऑर्डर के अंदर करते। वहां पे आप जो मर्जी कर लेते, लेकिन एक मीडिया को ओपन फेस मिल गया, और एट द सेम टाइम जो पीडीएम की जमातें थी, जो पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी उनकी रेजोल्यूशन की, उसकी सूरत में वो उसके ऊपर अदम एतमाद के इजहार कर चुकी, अगर फिर हमें इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, तो ये हमारे पॉलिटिकल क्वार्टर्स को आप एक बड़ी वास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू क्रिटिसाइज ऑन द सुप्रीम जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। तो लिहाजा जजेस को अपने घर की तज़ीम, उसकी तकरीम, इसके तकद्दुस के लिए खुद ही खुद आपस की करानी है। जितने भी अच्छा, इख्तिलाफात हैं, उनको बिल्कुल। पत्ते पुश्त और बलाए ताक रखते हुए इंसाफ की हसूल के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि किस तरीके से मिस कैरेज ऑफ जस्टिस को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि दोनों पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान हैं, एतजाज हसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब, और सलमान अकरम राय साहब का नाम भी उनके साथ जुड़ा है। ये तीन ये कह रहे हैं कि जनाब ये पूरा केस ये लेकर भी गए हैं कि हम तो अदालत को न सिर्फ बल्कि मौजूदा चीफ जस्टिस के हाथ मजबूत कर रहे हैं। और इस पर आप क्या कहते हैं? क्योंकि उनका मौक़िफ़ तो ये है कि ज़ाहिर है अदालतें मौजूद हैं, सिविल अदालतें मौजूद हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं, तो फिर फौजी अदालतों का जवाज़ नहीं। हालांकि पिछली साबका हुकूमत में भी फौजी अदालतों से फैसले आए हैं। देखिए, जो साबका हुकूमत के दौर में फौजी अदालतों के फैसले थे, डेट वाज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड टू ट्राई एनी टेररिस्ट, उसमें तो उनको वकील करने का इख्तियार भी नहीं दिया जाता था। बट राइट नो सर्कमस्टेंसेस एंड एनवायरनमेंट इंटायरली डिफरेंट। उसमें क्या चीज़ें आ जाती है, हमारी लोअर कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जजमेंट्स के अंदर हर दफ़ा ये चीज़ लिखी जाती है, एवरी केस हैज़ इट्स ओन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस एंड मस्ट बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद दो सर्कमस्टेंसेस। अगर गुज़िश्ता आपने हुकूमत का हवाला दिया, तो उसके अंदर जो ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन था या रद्दुल फसाद ऑपरेशन से जितने भी पाक आर्मी की तरफ से, तो ये स्पेशली कोर्ट डिज़ाइन की गई थी उन दहशतगर्दों के खिलाफ कि जिनके खिलाफ अदालतों में गवाहान नहीं टिकते थे, गवाहान खड़े होकर कोई शहादत नहीं दे सकते थे। क्यों? क्योंकि गवाहान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। जब वो दहशतगर्द के खिलाफ किसी किस्म की शहादत देते थे, तो अल्टीमेटली उनको सरेराह जो है वो कत्ल कर दिया जाता था, उनके घर वालों को थ्रेट्स किए जाते थे, अल्टीमेटली वो अपनी गवाही से विड्रॉ कर लेते थे, वो हॉस्टाइल हो जाते थे। लिहाजा ये जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी मिलिट्री कोर्ट्स, उस मकसद के लिए की गई थी कि जो टेररिस्ट हैं उनको हैंग किया जाए, और उनको इतनी अपॉर्चुनिटी ना दी जाए कि वो विटनेसेस को थ्रेट करे, हैम्पर करे, चैम्पर करे, और किसी तरीके से निज़ाम इंसाफ के रास्ते में वो सीसा पिलाई दीवार बन सके। लेकिन ये एक सिविलियन के केसेस हैं, सिविलियन के केसेस जो हैं वो एक टेररिस्ट के केसेस से ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं। तो इसमें आप अपने सिविलियन के केसेस तो आप कह रहे हैं, लेकिन जो जिन लोगों ने हमले किए, कमांडर हाउस पे, जिना हाउस पे हमले किए, जेश की जानिब गए हैं, दरवाजा तोड़ दिया, जिन्होंने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, बड़ा ही क्लियर मौक़िफ़ है इस बारे में। देखें, हमारा जब हम कानूनी आन के और चश्मे बैन के इन चीज़ों का मुतालिया करते हैं, मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस कि 9 मई के जितने भी कल्प्रिट्स हैं, गिल्टी माइंडेड लोग हैं, आपको सबसे पहले जो काम करना चाहिए था, यू नीड टू नॉक द डोर ऑफ हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अगर आपको दाद रसी नहीं होती, देन यू मस्ट ग्लांस एंड ग्लिम्स टुवर्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें खान साहब की जो गिरफ्तारी से उसे कालअदम करार दिया गया, डिस्पेल किया गया, स्ट्राइक डाउन किया गया, और एक उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ दिया गया इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस तरह की हज़रसराई करें, रोड्स पे आ जाएं, इमलाक को जलाएं, ये इस तरीके से तो आप जहाद के मौके पे भी नहीं करते, दरख्तों को नहीं जला सकते, आप नहते लोगों को नहीं मार सकते, आप बिल्डिंग्स को नहीं जला सकते, या इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो मेरे ख्याल में पता नहीं ये किस तरीके से इनकी ये टीचिंग प्रीचिंग या ट्रेनिंग की गई थी, या क्या चीजें इनको बताई गई थी कि जाहिर है ये मुनज़्ज़म साजिश भी है और वाकई ट्रेनिंग हुई है। सही कह रहे हैं बैसर साहब। अच्छा बैसर साहब, जाते जाते मुझे बताइएगा किन जराइम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो कि कौन से वो जराइम है जिन पर सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट लगता है। दो तीन चीजें बड़ी क्लियर थी। सीक्रेट एक्ट की आपने बात की, देखें जब भी हम छावनी का इलाका जिसे हम कंटोनमेंट एरिया कहते हैं, जो स्पेसिफिक डिजाइन किया जाता है कि यहाँ पे हमारे मुल्क का जो डिफेंस है, सर दो चीजें हैं इसमें, एक तो छावनी है, एक कंटोनमेंट का इलाका। कंटोनमेंट्स में तो जाहिर आबादी भी है और बहुत सारी चीजें। देखिए दोनों चीजें इसका हिस्सा है ना। आप जब भी कंटोनमेंट की छावनी की बात करेंगे तो वहां पे रेजिडेंस भी, और एक स्पेसिफिक एरिया ऐसा है कि जो स्पेशली फौज ने इसलिए एस्टेब्लिश किया है कि वहाँ का स्पेसिफिक सिटीज, तहसील या वो जो मुल्क का हिस्सा है उसे प्रोटेक्ट किया जाए। और वहाँ पे बहुत से सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, बहुत से ऐसे सीक्रेट राज हो सकते हैं वहाँ पे, जो कि अल्टीमेटली आप ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे हमसाया मुल्क बैठा हुआ है, भारत है या रूस है या दूसरी
ताकतें हैं जिसे पाकिस्तान अज़ली दुश्मन समझता है कि वो पाकिस्तान को समझते हैं, तो आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिन घरों में जो कोर कमांडर हाउस से एसोसिएट हैं, लिंक्ड हैं, कंसर्न्ड हैं। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी वायलेट किया गया है। और अगर जो सीक्रेट एक्ट है, अब हमें यह देखना पड़ेगा, मैटर इज स्टिल पेंडिंग बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लिस्पडेंस है और प्रेजुडिस है। अभी इस पे हम इस हद तक जरूर कमेंट कर सकते हैं कि सीक्रेट एक्ट का इतलाक होगा या नहीं होगा। ये तो सारी चीजें जो है फर्दर आर्ग्यूमेंट्स होंगे आज कोर्ट के अंदर, और फिर यहाँ कल जो भी इसकी हियरिंग की जाएगी, जन की जाएगी प्रोसीडिंग, उसमें जाके ये सेकंड फेज को हमने बड़ा क्लियरली देखना पड़ेगा कि सीक्रेट एक्ट का अगर हमने इतलाक करवाना है तो वो कौन कौन सी सूरतों में करवा सकते हैं, जो कि ये एक बड़ा ही टोलफुल और ड्रेडफुल एलिगेशन है, एक्विजिशन है। अगर यहाँ पे लगाया दिया जाए कि कोई भी शख्स जो था उसने जो सीगा राज में रखने वाली तमाम मालूमात थी उसको अफशा कर दिया, तो ये सारी चीजें तो गद्दारी के जिम्मे में आ जाती हैं और इसकी जो सजा है वह सजाए मौत है। तो लिहाजा इन चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने बगौर इसका जायजा लेना है और उन लोगों का भी देखना है कि जिनकी जेहन साजी की गई, जिन्होंने तहरीर कारी की, कि आया कि कौन से फैक्टर्स थे, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था, वो पहले भी इस तरह तोड़फोड़ करते थे, वो किसी पार्टी के रुकन भी थे, या किसी ने नारा मारा, किसी ने तो उसमें तो सियासी लोग भी शामिल हैं, उसमें तो बैरिस्टर साहब सियासी लोग भी तो शामिल हैं, सियासी लीडर भी शामिल हैं उसमें। वंस फॉर ऑल मैं ये समझता हूँ कि जो सियासतदान था विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड स्टेटस, सबको जो है एक ही सिस्टम के तहत और एक ही कानून के मुताबिक इनको एक ही यार्डस्टिक के अंदर आकर ट्राई करने की जरूरत है ताकि एक प्रेसिडेंट सेट किया जा सके। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास अब्रेज़, माहिर कानून, पाकिस्तान के मारूफ लॉयर हैं, हमसे बात कर रहे थे। और ख़ास तौर पर बहुत अहम केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है और जिसमें ज़ाहिर दो बड़े मारूफ वकला हैं, चौधरी एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ कोहता साहब भी मौजूद हैं और इसके अलावा भी वकील वहाँ मौजूद हैं। और 9 रुकनी बेंच कायम किया गया, लेकिन उसके बाद नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब और एक और जस्टिस साहब जो है अलग हो गए। उसके बाद 7 रुकनी बेंच रह गया है और उसमें ये समाअत हो रही है। और सवाल बड़ा अहम उठाया जा रहा है कि जब सिविलियन अदालतें फ़ाल हैं तो सिविलियन का कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। इसका जवाब आपने सुना बैरिस्टर साहब ने क्या फरमाया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि फ़ौज चार्ज तो कर सकती है लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में चलेगा। इसके बाद फिर ज़ाहिर दलाइल मौजूद हैं, फिर 1952 का जो एक्ट है उस हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। और फिर आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी नामज़द चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने ये कहा है कि ये बेंच गैर कानूनी है, जबकि वज़ीर दिफ़ा कह रहे हैं कि